नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आप सभी का काव्य खंड में बहुत-बहुत स्वागत है। कविता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँगे और आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये काव्य खंड का आज पहला क्लास देखने जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग बता देंगे आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं एक बार बताएँगे तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बढ़िया है, एक बार प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अच्छा है गुरुजी, मस्त हैं गुरुजी। हाँ, हाँ, आप लोगों का अच्छा होना बहुत, बहुत, बहुत ही ज़रूरी है। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना कर के आप लोगों को बताया था, प्यारे बच्चों जो कविता है वो जीवन की सीख होती है और आप लोग जब पढ़ेंगे, जो हमारे काव्य खंड में कुल 13 कविताएँ दी गई हैं, सभी 13 कविताएँ आपको पढ़कर ऐसी लगेंगी बच्चों की हर एक कविता अपने आप में एक सीख की तरह है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा वर्ष 2027 काव्यखंड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th का है ना, 12th के प्यारे बच्चों, 12th का हमारे पास हिंदी है और ये करबक हमारा पहला चैप्टर है। प्यारे बच्चों, इसके कवि परिचय को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग पहले जल्दी से इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, बताइए बच्चों क्या करना है? गुरुजी शेयर, SHARE शेयर। सभी लोग पूरा दम लगा दीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए। और एक बार सेशन को मेरे बच्चे सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना? कर दिया है आप लोगों ने? अगर ये काम कर दिया है बच्चों तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी हमने सेशन को शेयर कर दिया, हमने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी। और एक बार सेशन को लाइक कर दो सब लोग। मैं देख रहा हूँ 4200 बच्चे सेशन में जुड़े हैं, पर लाइक की संख्या हाँ ठीक है 3500 के आसपास है। फटाफट सब लोग सेशन को लाइक करेंगे। 4300, 4400, 4500, लगभग 5000 बच्चे। और बच्चों हाँ, एक बार पोल करके बताइएगा हाउ इज द जोश, आपके अंदर कितना जोश है आज के सेशन को लेकर? मेरे बच्चों के अंदर कितना जोश है बताओ, पोल में बताओ सब लोग, हाउ इज द जोश? 5000 बच्चों ने अभी तक पोल किया है। हाई सर। तो आइए बच्चों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा जो गदखंड था उसमें एक चैप्टर बातचीत हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और ये रहा सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा मोटिवेशन है कि हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस तुम प्रयास करो। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के मोटिवेशन से निकल कर आ रहा है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें एक चीज नहीं छोड़ना चाहिए। और वो क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। वो क्या है बच्चों? वो है प्रयास, है ना? वो है ना? प्रयास यानी बच्चों ट्राई, है ना? TRY कहते हैं, ट्राई अगेन बच्चों, है ना? जीवन में हमेशा ट्राई अगेन, है ना? आप लोगों को पता है ना कि बच्चों हम सभी ने मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन में सफल होने के लिए। मैं एक मोटिवेशन पढ़ता था, जैसे आरसीबी को मैच जीतने में कितना साल लगी थी बच्चों? आरसीबी को मैच जीतने के लिए 18 साल लगे थे। एलोन मस्क साहब को सफल होने में 26 साल लगे थे। वो जो बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने बच्चों 10,000 बल्ब बनाए थे। तो बच्चों बहुत सारा मेहनत लगता है जीवन में, याद करिएगा। ट्राई बहुत, है ना? मतलब जीवन में कई बार आप सफल नहीं हो पा रहे हो, फिर भी आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं। मेरे बच्चे एकदम, एक 14 साल का लड़का मैट्रिक पास किया था, आंखों में बहुत सारे सपने थे और उन्होंने अपने जीवन में सपने को पूरा किया। तो आप लोग भी कर सकते हो। आज का मोटिवेशन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों, क्या आप सभी लोग बैच में एनरोल हो? एक बार यस लिख कर भेजना, है ना? क्लास 12th है ना मेरे बच्चे, 12th मंजिल बैच। सब लोग आएंगे, सब लोग कहेंगे भाई
कि बेस्ट बैच है, बिहार का सबसे अच्छा बैच है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सबसे अधिक बच्चों का विश्वास और जुड़ाव कहाँ पर है, कहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं? यस और नो बताओ, क्योंकि आप लोग बच्चों अब समझदार हो चुके हैं, आप लोग चीज़ों को समझते हैं कि बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ सबसे अधिक बच्चे जुड़कर अपना विश्वास दिखा रहे हैं, कहाँ आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है ना? तो एक बार आप फैसला अगर आप लेते हैं, अपना बैच परचेज़ करते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें इसमें, ठीक है? अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों यही है, हमारी फीस कितनी है बताओ एक बार? 1800 रुपए अपनी फीस है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप ज़रूर ले लेना बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें, तो हमें गद्यखंड में हमारी हिंदी की अगर मैं बात करूँ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हिंदी में हमारा जो गद्यखंड है बालक, गद्यखंड में कुल कितने चैप्टर हैं और काव्यखंड में कुल कितने चैप्टर हैं, है ना? तो कहते हैं गुरुजी गद्यखंड में कुल चैप्टर्स की संख्या 13 है और काव्यखंड में कुल चैप्टर्स की संख्या 13 है, और उसमें से अगर मैं देखूं बच्चों, तो एक चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है और एक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यानी इन दोनों चैप्टर को छोड़कर अब हमें सिर्फ 24 चैप्टर पढ़ने होंगे, क्योंकि एक चैप्टर की तो मैंने शुरुआत कर दी है। तो एक चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है और यहाँ पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। बच्चों पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है करबक। क्या नाम है मेरे बच्चे? करबक हमारे चैप्टर का नाम है, और इनके जो कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे बच्चे, मलिक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। जब भी आपको कवि जी का नाम बताना पड़ेगा, तो आपको शॉर्टकट में कहना है 6000 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज सोचा था कि आज के सेशन में 6000 बच्चे जुड़ेंगे। जल्दी से बताओ शॉर्टकट में क्या कहेंगे? जब भी मैं पूछूंगा तो कहना एम से मलिक, एम से मोहम्मद और जायसी के लिए जे, तो शॉर्टकट में आप एम जे कहना। जब भी मैं पूछूंगा बच्चों करबक के कवि का नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी कहना है। और आगे हम लोग कवि परिचय को जानते हैं। एक एक लाइन जो मैं आपको बताऊंगा उसको याद रखना है, और जब मैं आपको, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, तो क्या आप याद रख पाओगे? प्यारा सा दिल भेजना, गुरुजी आप तो बताओ तो सही, आप बताओ तो सही, हम एक एक चीज को याद रखेंगे। और युवराज सर की तबीयत 3-4 दिनों से बहुत बहुत खराब है, आई थिंक 3 दिनों से खराब है, तो फिर भी उन्होंने अभी आज ग्रुप में, थंबनेल वाले ग्रुप में उन्होंने टाइटल भेजा है, तो कल से आप लोग का इंग्लिश का भी क्लास होगा, तो प्लीज सब लोग दिल भेजना, है ना? जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। आइए तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला कवि परिचय है, अच्छे से पढ़ना भाई मेरे, क्योंकि हमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है चैप्टर 1 का। आइए देखते हैं, सबसे पहले कवि परिचय में कवि का नाम है, कवि का नाम बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी, और कहते हैं जन्म 15वीं सदी यानी उत्तरार्ध में, अनुमान है कि 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो कहना गुरुजी अनुमान है, ऐसा है ना, ये 100% श्योर नहीं है, अनुमानतः लिखा गया है। जब किसी कवि या लेखक के जन्मदिन का एक ठोस सबूत ना हो, कहीं पर लिखा हुआ ना हो, तो उसमें फिर अनुमान लगाया जाता है। तो एक अनुमान लगाया गया है कि 1492 ईस्वी में कवि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं निधन के बारे में, 1548, ये भी एक अनुमान ही है कि निधन हुआ था। निवास स्थान था बच्चों जायस, बच्चों जगह का नाम है जायस कब्र, अमेठी जिला है, अमेठी बच्चों जिला है यूपी में। आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव कहां से लड़ते हैं? एक बार बताओ, राहुल गांधी जो कांग्रेस में है, राहुल गांधी जी वो कहां से चुनाव लड़ते हैं? तो अमेठी जिला से, है ना, अमेठी से बच्चों वो क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं, आपको पता होगा। और कहते हैं वही जिला में इनका जन्म हुआ था, अमेठी में, और वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि जन्म 1492 ईस्वी में, मृत्यु 1548 ईस्वी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? माना सॉरी माफ कीजिएगा, निवास स्थान कहाँ था? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, अगले पेज में हम लोग पढ़ते हैं, अगले पेज में पढ़ते हैं, पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, है ना, कहते हैं, या फिर मलिक राजे अशरफ। तो आपको ये याद रखना है कि मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। बच्चों बताओ इसको शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे? तो सर मलिक शेख के लिए एस बच्चों, और ममरेज के लिए एम, तो बच्चों MSM, है ना, MSM, मलिक शेख ममरेज इनके पिता का नाम है। और कहते हैं गुरु के विषय में पढ़ते हैं, तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके गुरु थे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा गुरु के विषय में, तो
इनके जो गुरु थे वह कैसे संत थे, हिंदू धर्म के संत थे, सूफी संत थे, कैसे संत थे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो कैसे संत थे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिख कर आना है कि इनके गुरु सूफी संत थे। दूसरी बात है उनका नाम क्या था। बच्चों दो गुरु हुए, पहला हुआ शेख मोहिदी और दूसरा है सैयद अशरफ, है ना। तो ये बच्चों उनके गुरु थे, याद रखना है। खैर अभी तक पेपर में ये नहीं पूछा गया है, तो आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए यहां तक, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो। यहां तक समझ में आया तो प्लीज एक बार दिल बनाकर सब लोग भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, चैप्टर 1 का नोट्स। अच्छा नोट्स मिल जाएगा, डोंट वेरी, आप नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए। नोट्स आपको, आप पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे नोट्स टाइप हो रहा है, मैं आज देखा था नोट्स तैयार हो रहा है आप लोग का, तो नोट्स भी मिलता जाएगा। आप नोट्स के लिए बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा गया है वृत्ति यानी कार्य। इनके क्या कार्य थे तो आइए समझते हैं। लिखा गया है आरंभ में किसानी, है ना, शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ हुए, साधुओं फकीरों के बीच बचपन बीता। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरंभ में मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे। पहला क्वेश्चन, आंसर थोड़ा जल्दी भेजिएगा। आरंभ में मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे तो आंसर लिख के भेजना किसान। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया किसान। दूसरा है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो बचपन में अनाथ हो गए थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अनाथ होने का मतलब जिनका कोई नाथ ना हो, यानी माता पिता जिनके नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन फकीरों के साथ बिताया है। कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन फकीरों के साथ बिताया है, तो वहां पर भी लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी अपना जीवन साधु संत और फकीरों के साथ बिताने वाले कवि हैं। याद रखना बच्चों, सोचो, है ना, हम लोग अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब देखो दुख का लेवल देखो, है ना बच्चों, ये क्या है, एक छोटे से बच्चे के लिए जिनके माता पिता जीवन से गुजर गए और साधुओं के साथ रह करके अपना जीवन बिताना पड़ा, ये कैसा है, ये अच्छा मोमेंट है या बहुत ही सैड है। बच्चों प्लीज बताना आप लोग, ये कैसा मोमेंट है। ये बहुत ही अपसेट करने वाला मोमेंट है, बहुत ही उदासी वाली चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए, जीवन में बहुत ही सैड है। ये भगवान ना करे किसी के साथ बच्चों ऐसा होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आगे लिखा है, नेक्स्ट आगे लिखा है, नेक्स्ट आगे लिखा है, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है ना, हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है। आप लोग इंटरनेट में देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर को, बहुत सारे मतलब हीरो हीरोइन को देखते होंगे, उर्फी जावेद को देखते होंगे हर किसी का क्या होता है, व्यक्तित्व अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या व्यक्तित्व है। कहते हैं कि चेचक के कारण रूपहीन थे और काला रंग था। मेरे बच्चे इनके जो पूरे फेस में अगर हम देखें तो मेरे बच्चे इनके पूरे फेस में क्या था बताओ, इनके पूरे फेस में क्या था, चेचक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गांव की भाषा में गोसाई बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता। तो चेचक के कारण से ये क्या थे, रूपहीन थे। अपने आप को क्या मानते थे, रूपहीन। रूपहीन उसको बोलते हैं जो देखने में बहुत बदसूरत हो, देखने में अच्छी ना, मतलब अच्छा ना हो, है कि नहीं है। तो कहते हैं चेचक के कारण रूपहीन थे। कहते हैं बाई आंख और कान, यानी बायां साइड जो था, ये जो बायां पार्ट होता है ना, ये जो बायां पार्ट है इनका, आंख और कान। सोचो बच्चों, दुख का लेवल देखो, मुझे रोना आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं क्लास 12 की हिंदी जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो लगभग 10 ऐसा मोमेंट आता है पढ़ाते टाइम मैं रोने लगता हूं। कितना खतरनाक मोमेंट, आप सोचो ना, एक व्यक्ति जिसका एक तो भाई चेचक के कारण से पूरे फेस में, ये फेस होता ना, ये पूरे फेस में गोटी 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 दाग हो गया था, है ना। आप लोग समझ पाएंगे जिनके साथ कभी हुआ होगा। और बाईं आंख और बायां कान, है ना, दोनों से वंचित है, दोनों से वंचित है। उसके बाद बच्चों मृदुभाषी है, यानी कि मृदुभाषी है। आगे लिखा है मनस्वी और स्वभाव के संत थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निम्नलिखित में से कौन से कवि रूपहीन थे, रूपहीन थे, बताओ आंसर क्या बताओगे। निम्नलिखित में से कौन से कवि रूपहीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी, MMJ, मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, रूपहीन थे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनके फेस पर चेचक का दाग था, जिनके चेहरे पर चेचक का दाग था, कौन से ऐसे कवि हैं।
तो फिर कहना बच्चों MMJ मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिनके चेहरे पर चेचक का दाग था। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनका बायां आंख और बायां कान दोनों ही खराब था? बायां आंख और बायां कान दोनों ही खराब था, कौन से ऐसे कवि हैं? तो फिर कहना बच्चों MMJ यानी मलिक मोहम्मद जायसी ही थे जिनका बायां आंख और बायां कान दोनों ही खराब था। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो स्वभाव के संत थे? तो वहां पर भी लिखना है MMJ मलिक मोहम्मद जायसी स्वभाव के क्या थे? स्वभाव के संत थे। मलिक मोहम्मद जायसी जिनका बायां है ना बायां आंख और बायां कान दोनों ही खराब था। मलिक मोहम्मद जायसी जिसके चेहरे पर चेचक का दाग था। आई थिंक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप सब बता पाओगे। एक बार सैड इमोजी बनाकर भेजना भैया। दिस इज वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर एवरी मतलब एनीवन, किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार प्लीज सैड वाला भेजना सर। प्लीज 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 सब लोग भेजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो अगला हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हमने क्या लिखा है? उनकी रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस वही आपको कहूंगा याद कर लेना। उनकी रचनाएं पद्मावत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। पद्मावत उनकी रचना है, अखरावट उनकी रचना है, चित्ररेखा उनकी रचना है, कहरानामा नहीं आएगा है ना, आखिरी कलाम उनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं मसला या मसलनामा नहीं आएगा, पंचावट नहीं आएगा, होलीनामा बिल्कुल नहीं आएगा, इतरावत बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो आने वाली रचना है मैं बस उनको बताने वाला हूं। ये बताओ मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया बताओ पद्मावत किसकी रचना है ना? पद्मावत पद्मावत किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे बच्चे। पद्मावत किसकी रचना है? पहला है ना। दूसरा आएगा अखरावट है ना, अखरावट मेरे बच्चे, अखरावट किसकी रचना है? नेक्स्ट आएगा मेरे बच्चे चित्ररेखा किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे चित्ररेखा और आखिरी है ना, आखिरी कलाम। बस ये 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है और यही 4 क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा कि बताओ पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा और आखिरी कलाम किसकी रचना है? सब में आंसर कहना MMJ बच्चों, है ना, याद रखना। है ना, ये 4 रचना है जो आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है। मेरे साथ याद करो जल्दी से, बोलो पहला पद्मावत, सर पद्मावत। दूसरा बोलो मेरे बच्चे अखरावट, बोलो अखरावट। तीसरा चित्ररेखा, चित्ररेखा। चौथा आखिरी कलाम। मेरे साथ फिर से बोलो पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम। जिनको याद होगा प्लीज एक बार दिल भेजना कि गुरुजी मुझे इनकी 4 रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद हो गई है और बस ये 4 रचनाएं ही परीक्षा में पूछी जाएंगी। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले पेज में। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मैं बताना चाहूंगा। आप लोग फटाफट से मतलब याद करते चलना। पहला बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी को है ना प्रेम की पीड़ के कवि कहते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा प्रेम के बारे में, लव के बारे में लिखते हैं। आप क्या समझते हो प्रेम का मतलब क्या होता है? वही प्रेम जो सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच हो सकता है, या वो प्रेम जो एक, बच्चों बताओ क्या हम उस प्रेम की बात करते हैं या हम ओवरऑल प्रेम की बात करते हैं? और भी प्रेम है। तो जब भी मैं प्रेम कहूं बच्चों तो ये मत सोचना कि जो हम लड़का और लड़की से प्रेम करते हैं सिर्फ यही प्रेम नहीं, प्रेम कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो कहते हैं एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेम के पीड़ का कवि कहते हैं? बच्चों बताओ प्रेम के पीड़ का कवि किस कवि को कहते हैं? उस समय मेरे सभी छोटे बच्चे कहना मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेम के पीड़ का कवि कहते हैं? तो कहना मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अगला है बच्चों, जायसी जो है वो किस मार्ग के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी कवि हैं, है ना। अलग अलग मार्ग होता है ना, अलग अलग मार्ग होता है, कवि के भी अलग अलग मार्ग होते हैं। कोई बच्चों कृष्ण भक्त कवि होते हैं, कोई राम भक्त कवि होते हैं, कोई सगुन भक्ति धारा के होते हैं, कोई निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं, कोई भारतेंदु युग के होते हैं। अलग अलग कैटेगरीज बचे हुए हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी किस मार्ग के कवि हैं? तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना किस मार्ग के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि प्रेम मार्गी हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी बच्चों मान लो कि तुलसीदास, ऑप्शन डी में कबीरदास। तो बताओ क्या लिखोगे?
तो प्रेम मार्गी कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज में जो इंपॉर्टेंट है, जायसी की भाषा कौन सी है? तो बच्चों अवध में बोले जाने वाली भाषा जो अवधी भाषा है वही जायसी की भाषा है। अगर आप कहोगे तो मैं अवधी भाषा में कुछ बच्चों वो मतलब वो हिंदी की तरह ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अवधी भाषा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहते हैं जायसी बच्चों किस परंपरा के, ना परंपरा भी अलग अलग होता है, परंपराएं भी अलग अलग होती हैं, तो किस परंपरा के कवि हैं? तो कहना प्रेम आख्यानक। बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? तो आंसर लिखेंगे अवधी भाषा। किस भाषा के कवि हैं? तो अवधी भाषा, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो लिखेंगे प्रेम आख्यानक परंपरा। क्या लिखेंगे? प्रेम आख्यानक परंपरा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन, याद कर लेना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कहते हैं किस काल के हैं? बच्चों एक काल होता है, मान लो कि भाई 1450 से लेकर के 1600, ये एक अलग काल हो गया। मान लेते हैं, एक उदाहरण मैं समझा रहा हूं, है ना। 1600 ईस्वी से लेकर के 1800 का अलग काल है या 1850 का अलग काल है। तो इस तरह से काल बताया गया है। मैं एक बार आकर के आपको डिटेल में बता दूंगा कब से कब तक का कौन सा काल होता है। तो उस काल में अगर मैं बात करूं तो बताओ भाई कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो काल पूछा जाए तो भक्ति काल, अगर पूछा जाए परंपरा, कौन सी परंपरा पूछी जाए तो प्रेम आख्यानक, मार्ग पूछा जाए मेरे बच्चे, मार्ग पूछा जाए तो प्रेम मार्गी हैं। समझ गए ना। तो हर का अलग अलग आंसर है। बोलो मेरे साथ में, मेरे साथ बोलो, मार्ग पूछा जाए तो प्रेम मार्गी परंपरा पूछा जाए तो प्रेम आख्यानक परंपरा, अगर काल पूछा जाए तो भक्ति काल, है ना। कौन सी काल बताओ मेरे भाई? तो कहना गुरुजी भक्ति काल। तो सबका अलग अलग आता है। हाँ नेक्स्ट है, जायसी के काव्य का मुख्य रस जो होता है वो श्रृंगार रस है, परंतु उनके दोनों कर्बक शांत रस के हैं। किस रस के हैं? शांत रस के। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लो। बस ये याद रखना कि उनकी जो काव्य रचना होती है वो किस रस में होती है। रस बच्चों, मुझे श्रृंगार गलत लग रहा है क्या रे? श्रृंगार ऐसे होता है मेरे ख्याल से, क्या श्रृंगार ऐसे होता है? ऐसे नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है? आई थिंक नंबर 2 मुझे सही लग रहा है। ऐसे तो श्रवण है ना, ऐसे तो श्रवण होता है, श्रवण। आई थिंक श्रृंगार 2 नंबर का सही है। आप लोग बताओ कौन सा सही है, प्लीज मुझे बताओ मुझे जल्दी बताओ कि श्रृंगार कौन सा सही है, 1 नंबर या 2 नंबर? आई थिंक सेकंड नंबर सही लग रहा है ना, मुझे लग रहा है सेकंड सही है। तो श्रृंगार 2 नंबर का सही है, श्रृंगार ऐसे होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है मेरे बच्चे, वो जो है उनका रस है ना, अलग अलग रस होता है। कुछ लोग भक्ति रस में, कोई वीर रस में लिखते हैं, कोई श्रृंगार रस में लिखते हैं, तो रस अलग अलग होता है। तो जायसी का रस पूछा जाए तो आंसर कहना श्रृंगार रस। आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल भेजना जल्दी से। सूरज कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, अंकित कुमार हैं, सुजाता कुमारी है, कृष्णा कुमार हैं, आशीष कुमार हैं, पुनित कुमार हैं, जगदीप कुमार हैं। जल्दी जल्दी से फटाफट से बताओ। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्बक जो है, जो कर्बक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब जो कविता कर्बक पढ़ने वाले हैं, वो कविता कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चे पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पद्मावत मूवीज देखी है? हाथ उठाओ जल्दी से, है ना। पद्मावत मूवी किसने किसने देखी है? गुरुजी मैंने देखी है। यहाँ पर मूवी लवर है ना। एक दिन मैं आप लोग को अच्छी अच्छी मूवीज के नाम बताऊंगा, 5-6 मूवीज के नाम बताऊंगा, आप लोग जरूर देखना। क्या मूवी देखना गलत है? नहीं बच्चों, मूवी देखना बहुत अच्छी आदत है। पर हाँ, आप मूवी किस लिए देख रहे हो? कुछ बच्चे मूवी देखते हैं मजे के लिए, भाई मजा आ रहा है, हीरो हीरोइन के पास जा रहा है, हीरोइन को लेकर, है ना, वो बाइक में घुमा रहा है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, हाय मैं मर ही जावा जो तुझको ना पावा, बातों में तेरी मैं रातें बितावा, होठों पे नम्हा नम्हा है नाम तेरा ही मैं, तुझको पुकारूं मैं, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं।
सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो मेरे बच्चे कुछ लोग है ना, कुछ लोग मूवीज माफ कीजिएगा, मूवीज देखते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई इंटरटेनमेंट हो, बहुत मजे आए, हीरो हीरोइन को लेकर भागे, बहुत मजा लगता है देखने में। लेकिन नहीं बच्चों, अगर आप मूवीज को इसलिए देखते हैं कि आप वहां से कुछ सीख सकते हैं, अगर आप उसको नॉलेज के लिए देखते हैं, मैं पता मैं बच्चों किस लिए देखता हूँ, मैं मूवीज इसलिए देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई डायरेक्टर साहब ने इसको बनाने में पूरा 1 साल लगाया है ना। और ज्यादातर मैं हॉलीवुड देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई डायरेक्टर साहब ने 1 साल लगाया है इस मूवी को बनाने में, कुछ तो खास होगा। और उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, कौन कौन से दृश्य को, नेचर को दिखाया गया, मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ। अगर आप लोग भी अगर इसलिए देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। या अगर कोई ऐसी मूवी हो जिसमें बच्चों हमारे हमारे कल्चर को दिखाया गया हो, हमारे इतिहास को दिखाया गया हो, तो हमारे इतिहास की ही एक कहानी है बच्चों, जो हम एक मूवी है जिसका नाम है पद्मावत, है ना। क्या नाम है? पद्मावत मेरे बच्चे ना, पद्मावत मूवी है। आई थिंक कौन कौन से हैं इस मूवी में, किसने किसने रोल किया है बताओ। नंबर 1 मुझे लगता है कि शायद दीपिका पादुकोण है ना, दीपिका पादुकोण है ना, पादुकोण ने किया है। आई थिंक रणवीर सिंह ने, है ना, रणवीर सिंह ने, है ना, रणवीर सिंह ने इसमें रोल किया है। और बच्चों और किसने, रणवीर कपूर भी है क्या? रणवीर कपूर भी है ना, रणवीर कपूर साहब भी हैं। रणवीर कपूर इसमें हीरो है, मेन कैरेक्टर है। और ये भैया विलन है ना, ये भैया विलन है ना। हम लोग गांव में बोलते थे ये है ना, इसको बच्चों गुंडा है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं ना? शाहिद कपूर है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, शाहिद कपूर है, रणवीर कपूर नहीं, शाहिद नाम है इनका। है ना, शाहिद है ना, माफ कीजिएगा, शाहिद। चलो, एक है शाहिद कपूर, हम लोग इसको गांव में गुंडा बोलते थे। तो मेरे बच्चे बहुत ही प्यारी मूवी है, अगर आप कभी देखने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दीपिका पादुकोण होती हैं वो सिंघल द्वीप की, है ना, सिंघल, है ना, सिंघल द्वीप की, है ना, सिंघल द्वीप की क्या होती है मेरे बच्चे, सिंघल द्वीप की राजकुमारी होती हैं। कहाँ की? सिंघल द्वीप की राजकुमारी होती हैं। और ये जो बच्चों, ये जो शाहिद कपूर हैं, ये होते हैं, ये इनका नाम वहां पर होता है रतन सेन। क्या नाम होता है? रतन सेन होते हैं। और ये जाते हैं मोती लेने के लिए। कहाँ? ये मेरे बच्चे मोती लेने के लिए जाते हैं सिंघल द्वीप, और वहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमारी से होती है। राजकुमारी शिकार पर, सर प्रियंका चोपड़ा नहीं रे, मारवे करेंगे, दीपिका पादुकोण है, हम देखे हैं, समझा कि नहीं समझा? तो हम हीरोइन सबको बढ़िया से पहचानते हैं, मारवे करेंगे। तो रतन सेन जो है वो जाते हैं सिंघल द्वीप, मतलब एक पहाड़ी इलाका होता है, जंगल में जाते हैं क्या करने के लिए, मतलब मोती ढूंढने के लिए। तो वहां पर क्या होता है ना, ये जो राजकुमारी है ये एक हिरन का शिकार करती है और ऐसे तीर चलाती है मेरे बच्चे, और वो तीर जाकर शाहिद कपूर को लग जाता है। और फिर वो उसे लेके जाती है अपनी महल में, उसका दवा पट्टी करती है। अब तो जानवे करते हो नौटंकी क्या होता है, दवा पट्टी करती है। फिर इन दोनों को मोहब्बत हो जाता है ना, प्यार हो जाता है। फिर प्यारे बच्चों इनकी क्या होती है, विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है। और उसके बाद ये बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना, रणवीर सिंह ने इस पे रोल किया है, किसका रोल किया है, किसका रोल किया है? अलाउद्दीन खिलजी का, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये अलाउद्दीन खिलजी ये कहते हैं कि दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का हक है ना। यानी इन्हें ये पता चलता है कि भाई एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा की तरह लड़की इस धरती पर है, तो ये मन में सोचता है कि भाई अब मैं कैसे उसको हासिल करूं। और ये उसको हासिल करने के लिए फिर क्या होता है, दोनों तरफ से बहुत युद्ध होता है। लास्ट में मेरे बच्चे ये जो दीपिका पादुकोण है ये जोहर करती है, यानी ये अपने आप को आग में जला लेती है। किसमें जला लेती है बताओ, है ना, क्योंकि ये जो है, जो विलन है रणवीर सिंह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ये रतन सेन को मार देता है। मारने के बाद जब इसकी पत्नी के पास जाता है उसको अपनाने के लिए, तो ये क्या करती है, दीपिका पादुकोण यानी कि सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी है, ये अपने आप को, पद्मावती जिनका नाम है, अपने आप को आग में जला लेती है, अपने आप को आग में जला लेती है। शायद राजस्थान की ये कहानी होगी, अपने आप को जला लेती है। तो बच्चों बताओ कैसा लगा कहानी सुन के, यानी कि अपने आप को जला लेती है लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नहीं होती
उसकी नहीं होते। यहाँ से बच्चों औरत को सीखना चाहिए भाई कि, समझ रहे कि नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बोलो यस और नो, आगे बढ़े, यस लिख करके भेजिए, यस गुरुजी बढ़िए आगे। तो ये पद्मावत स्टोरी मैंने आप लोग को सुनाया, वहीं से लिया गया है, वहीं से लिया गया। तो कर्बक कहां से लिया गया है? एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मेरे बच्चे बताओ जो कर्बक है वो कहां से लिया गया है, तो कहना कि सर ये लिया गया है पद्मावत से। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों याद रखना, आगे लिखा गया है कि जायसी प्रारंभ में क्या थे? किसान थे। ये मैंने ऊपर ही आपको पढ़ा दिया है, तो फिर से आपको नहीं पढ़ना है। जायसी फकीर थे, ये आपको याद रखना है कि बच्चों संत महात्माओं के साथ में, फकीरों के साथ घूमते थे। तो जायसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो आंसर मारना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढ के मारना है कि जायसी फकीर थे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो फकीर थे? बताओ कौन से ऐसे कवि हैं जो फकीर थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? फकीर थे। अगला है बच्चों, जायसी काले रंग के थे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो काले रंग के थे? तो कहना मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस रंग के थे? तो कहना काले रंग के थे, है ना? यहां तक भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा बच्चों आगे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जायसी के अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। जायसी के एक काव्य है, काव्य माने कविता। क्या जायसी की कोई एक कविता है या बहुत सारी? बहुत सारी, बहुत सारी, बताओ सर बहुत सारी, बहुत सारी कविताएं हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। तो बच्चों एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो बहुत सारी कविताएं हैं वो किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? वो किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो कहना मेरे बच्चे उनकी जो अलग अलग, उनकी जो बहुत सारी कविताएं हैं, अनेक कविताएं हैं, उनको किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो मेरे बच्चे कहना उन्हें प्रकाशित किया गया है जायसी ग्रंथावली के नाम से। किस नाम से बताओ? जायसी ग्रंथावली। क्या लिखना? जायसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं कि जायसी की अमर कृति पद्मावत काव्य कथा है जिसमें चित्तौर नरेश, ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ के थे? वो जो मैंने बताया था रतन सेन, वो कहाँ के थे? कमेंट बॉक्स में लिखना सभी लोग। चित्तौर, चित्तौर कहाँ पड़ता है? ओके गूगल, चित्तौर कहाँ पड़ता है? चित्तौर राजस्थान में होगा ना, है ना? हाँ राजस्थान में, देखा बच्चा, राजस्थान में है। तो बताओ, है ना? कहते हैं कि चित्तौर नरेश, नरेश मने होता है राजा, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। तो मेरे बच्चे ये जो हम पढ़ते हैं पद्मावत, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए। तो कहना पद्मा, है ना? पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण रचना। मेरे बच्चे अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रतन सेन कहाँ के राजा थे? रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो कहना है रतन सेन चित्तौर के राजा थे। कहाँ के थे? चित्तौर के राजा थे। अगला सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ मेरे बच्चे, ये बताओ कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती कहाँ की है ना राजकुमारी थी? तो कहना बच्चों सिंहल, क्या लिखना? सिंहल द्वीप। वहां पर मैंने गलत लिख दिया था, कहाँ की राजकुमारी थी? तो आंसर लिखना है मेरे बच्चे सिंहल द्वीप की। कहाँ की थी बताओ? सिंहल द्वीप की। कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों यहां तक हो गया, तो प्यारा सा दिल भेजना। गुरुजी हम समझ गए कि जायसी की जो अमर कृति है, यानी कौन सी कृति है जो बच्चों उसको अमर कर गई। क्या मलिक मोहम्मद जायसी हमारे बीच जीवित हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, मलिक मोहम्मद जायसी हमारे बीच जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कविता के, उनकी रचना की वजह से अभी भी वो हमारे बीच जीवित हैं। क्या हम अन्य व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया? नहीं बच्चों, मेरे मरने के बाद, अब आप लोग मत बोलना सर ऐसा मत बोलो, मर ही जाऊंगा किसी दिन, मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे किस लिए याद करेगी? बताओ, जल्दी बताओ। मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे किस लिए याद करेगी? तो सर आपको याद करेगी आपके टीचिंग के लिए, है ना? आपके टीचिंग स्किल के लिए, आपके पढ़ाने की कला के लिए, है ना? तो मुझे दुनिया याद करेगी मेरे बच्चे मेरे टीचिंग कैरियर के लिए, है ना? मेरे टीचिंग कैरियर के लिए दुनिया मुझे याद करेगी, मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से जो कवि हैं मलिक, रोना मत, मारेंगे ना मलिक मोहम्मद, अरे सच्चाई है भैया, किसी दिन तो मर ही जाएंगे, कब तक जिएंगे हम कहते हैं मेरे बच्चे। हाँ ये
ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनको दुनिया याद करती है, उनकी बहुत ही अमर कृति, अमर कृति मतलब ऐसी रचना जो उनके जाने के बाद भी उन्हें अमर करके चले गई। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पद्मावत। याद रखना छोटे भाई बहन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है इस प्रेम कथा, कहते हैं इस, है ना, इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा तब होता है, मेरे बच्चे त्रिकोण है, त्रिकोण यानी यहां पर है सिंघल द्वीप की राजकुमारी, यहां है रतन सेन और यहां अलाउद्दीन खिलजी। हा 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 हा, दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का हक होता है। तो कहते हैं इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा तब होता है जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की कहानी इस कथा से जुड़ जाती है। जब अलाउद्दीन को भी इसमें जोड़ा जाता है तब त्रिकोण पूरा होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पद्मावत की कहानी किसके जुड़ने से पूरा होती है, किसके जुड़ने से पूरा होती है, किसकी कहानी जुड़ने से पद्मावत की कहानी पूरी होती है? तो कहना मेरे बच्चे अलाउद्दीन, है ना, किसके? अलाउद्दीन खिलजी या सिर्फ अलाउद्दीन भी रह सकता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि जायसी जायसी द्वारा लिखित इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राण से, बच्चों ये जो कहानी उन्होंने लिखी है पद्मावत, इसमें जो है मिलन किसका है? प्राण का मिलन किससे है? एग्जाम में पूछा जाएगा प्राणों का मिलन किससे है, ऑप्शन में दिया जाएगा। तो कहना भैया कि प्राणों का मिलन किससे है? प्राणों का मिलन किससे है? तो प्राणों का मिलन प्राण से। हृदय का, हृदय से, हृदय का मिलन किससे है? जायसी की रचना में प्राणों का मिलन प्राण से, हृदय का मिलन, हाँ, हृदय से। मर्म का मतलब होता है दर्द, दर्द का मिलन दर्द से, और जीवन विवेक का जीवन विवेक से। ऐसा मेल है जो उनके काव्य को बहुत रोचक बनाता है और ऊंचा उठाता है। यानी बच्चों इन्होंने बहुत ही रोचक ये अपनी रचना की है, बहुत ही खतरनाक। तो सेम टू सेम बताना, याद रहेगा, प्राणों का प्राण से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से, जीवन विवेक का जीवन विवेक से। याद रहेगा तो यस लिखकर भेजना। यस गुरुजी, यस गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे इतने समझदार हैं, इतने तेज हैं कि एकदम आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। कहते हैं प्रथम करबक, मेरे बच्चे प्रथम जो करबक है वो अस्तुति खंड से है। अस्तुति मतलब होता है अस्तुति मतलब होता है मेरे बच्चे जहां पर हम किसी के की बड़ाई करते हैं, है ना। आप लोग कभी सत्संग गए हो? नहीं गए हो, है ना, नहीं गए हो, खैर छोड़ो, नहीं गए हो तो स्तुति में बड़ाई होता है। सब संतन की बरी बलिहारी, बरी बलिहारी, बरी बलिहारी, सब संतन की बरी बलिहारी। तो मेरे बच्चे वहां पर कहते हैं कि सभी अना सब संतन की, यानी जितने भी संत महात्मा हैं सबकी बड़ी बलिहारी है, यानी उनको बहुत उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। इसी को बोलते हैं स्तुति खंड। तो जो हमारा करबक है, मान लो बच्चों कि ये हमारा पद्मावत है, पहले हमारे जो रचना है उनका नाम लेते हैं, क्या? पद्मावत, है ना, पद्मावत, है ना, पद्मावत है। तो पद्मावत मान लो कि इस तरह से हमारा पूरा पद्मावत लिखा गया है, टिंटन 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 टिंटन। तो स्टार्टिंग के जो लाइन होते हैं उसको स्तुति खंड बोलते हैं। तो इसमें दो करबक है। हम लोग जो करबक कविता पढ़ने जा रहे हैं इसमें कितने करबक हैं, कितने करबक हैं, कितने करबक हैं, कितने करबक हैं? संजय सर दो करबक हैं। दो करबक में जो पहला करबक है, जो फर्स्ट करबक है, वो कहां से लिया गया है? तो फर्स्ट करबक ऊपर से उठाया गया है, इसको बोलते हैं स्तुति खंड। क्या बोलते हैं? स्तुति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्तुति, है ना, स्तुति खंड बोलते हैं, है ना, स्तुति खंड। और लास्ट में मेरे बच्चे, लास्ट में यहां पर जो होता है ये है बच्चों उपसंहार खंड, है ना, उपसंहार, उपसंहार खंड, है ना। तो मेरे बच्चे जो प्रथम करबक है वो कहां से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम करबक लिया गया है स्तुति खंड से। स्तुति कहते हैं मेरे बच्चे प्रथम करबक में कवि विनम्र स्वभाव, है ना, स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्रकृति प्राप्त बताते हुए अपने गुणों का सुंदर बखान करते हैं। यानी जो पहला हमारा करबक है
उसमें जो कवि है वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए मैं रूपहीन हूं। ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बोलो यस और नो। अप, अपने अपनी वास्तविकता को बताना, जैसे मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, यानी अपनी बुराई खुद से करना। बोलो ये मतलब छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? बताओ बताओ ना। सर बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत गट चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैं बच्चों सैल्यूट करता हूँ मलिक मोहम्मद जायसी जी को, कि जो ये बताते हैं पहले करबक में कि मैं रूपहीन हूं, मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मैं रूपहीन हूं। फिर आगे कहते हैं एक आंख के अंधापन, मैं एक आंख से अंधा हूं और ये हमें प्रकृति ने दिया है, ये प्रकृति ने मुझे ऐसा बनाया है। एक नैन मोहम्मद गुनी, कल हम लोग पढ़ेंगे एक नैन मोहम्मद गुनी, एक नैन मोहम्मद गुनी, यानी एक नैन के होते हुए भी मैं मोहम्मद गुणवान हूं। आगे कहते हैं कि मैं अपने गुणों से सुंदर हूं। बच्चों गुणों का सुंदर, और अपने आप को किससे सुंदर बताते हैं? लोग बहुत तरह से सुंदर होते हैं। कोई लोग रूप से ऐश्वर्या राय की तरह होती हैं, कुछ लोग गुण से सुंदर होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो अपने आप को गुणों से सुंदर बताते हैं? है ना, गुणों से सुंदर अपने आप को कौन बताते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो गुणों में सुंदर हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से ऐसे कवि हैं जो अपने आप को रूप, है ना, अपने आप को बच्चों रूप, है ना, रूपहीन बताते हैं? तो फिर भी मलिक मोहम्मद जायसी लिखेंगे जो अपने आप को रूपहीन बताते हैं। आगे लिखा गया है कि द्वितीय, है ना, द्वितीय कर्मक जो है वो सबसे लास्ट यानी उपसंहार खंड से लिया गया है, सबसे लास्ट से लिया गया। बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं मेरे बच्चे। आगे लिखा गया है कि दूसरे कर्मक में कवि अपने काव्य की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों पहले कर्मक में अपने, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि किस कर्मक में कवि अपने रूप के बारे में चर्चा करते हैं? किस कर्मक में कवि अपने रूप के बारे में चर्चा करते हैं? तो अपने रूप के बारे में चर्चा करते हैं किस कर्मक में? तो कहना मेरे बच्चे पहले कर्मक में, है ना, पहले कर्मक में अपने रूप के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस कर्मक में कवि अपने काव्य की विशेषता बताते हैं? दूसरे कर्मक में कवि अपने काव्य की विशेषता यानी अपनी कविता की जो विशेषता है वो बताते हैं। अपनी कविता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैंने इसे रक्त के लई से, यानी कविता को जो मैंने जोड़ा है, किससे जोड़ा है? बच्चों लई तो आटा का बनता है ना, लई तो मैदा का बनता है ना, लेकिन कवि कहते हैं मैं इस कविता को रो रो करके अपने रक्त के लई से बनाया है। बच्चों किस लई से बनाया है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना। कवि ने अपनी कविता, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कविता को किस लई से जोड़ा है? किसके लई से? तो कहना रक्त के लई से, रक्त के लई से, रक्त के लई से, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि किस कर्मक में कवि ने अपनी कविता की विशेषता बताई है, अपनी काव्य विशेषता? किस कर्मक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने कविता की विशेषता बताई है, यानी काव्य की विशेषता बताई है? किस कर्मक में? तो मेरे बच्चे कहना दूसरे कर्मक में। किस कर्मक में बताओ? तो दूसरे कर्मक में। क्या कहना? दूसरे कर्मक में, दूसरे कर्मक में। नेक्स्ट कहते हैं कि दूसरे कर्मक में कवि अपने काव्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैंने इसे रक्त के लई लगाकर जोड़ा है। अब ना तो राजा रतन सेन है, ना रूपवती पद्मावती रानी। क्या बच्चों बताओ, क्या रतन सेन अभी जीवित है? नहीं सर। क्या पद्मावती रानी अभी जीवित है? नहीं सर। ये लोग कहां रहे? खत्म हो गए। ना वह बुद्धिमान सुआ, सुआ मैंने एक बुद्धिमान तोता था वो भी अब नहीं है। और न राघव चेतन, राघव चेतन जो मतलब ये रतन सेन के दरबार के एक आप कह सकते हैं पंडित जी थे, वो भी नहीं है। और ना ही अलाउद्दीन, अब ना तो अलाउद्दीन है। इनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है, फिर भी उनका यश कथा के रूप में जीवित है। यानी बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि इंसान तो मर जाता है, पर यदि अगर उन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं तो कर्म उनका रह जाता है। बोलो हाँ या ना? अरे बताओ बताओ, कर्म रहते हैं या नहीं? कर्म रहते हैं बच्चों। व्यक्ति के मरने के बावजूद भी क्या रह जाते हैं बताओ? क्या शेष रह जाता है? व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है लेकिन वो पीछे क्या छोड़ के जाते हैं?
तो अपने अपने कर्म। तो बच्चों याद रखना, व्यक्ति अपने कर्म को छोड़ के जाता है, इसलिए जीवन में आप सभी भी अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा ताकि हम लोग के जाने के बाद भी हमारा कर्म रहे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे लिखा गया कि कवि कहते हैं जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं परंतु उसकी खुशबू रह जाती है, ठीक उसी प्रकार एक दिन हम भी मर जाएंगे परंतु जो कृति है, जो उनकी जो रचना है के कारण सबके दिलों में वो जीवित रहेंगे। बोलो कवि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही या गलत मेरे छोटे भाई बहन? तो कवि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप फूल को देखेंगे तो फूल को उस पौधा से तोड़ के अलग कर दीजिए। जैसे ही आप फूल को उस पौधा से तोड़ के अलग करेंगे, एक दो दिन के बाद फूल मर जाता है, मतलब कुछ टाइम के बाद ही फूल मर जाता है। पर फूल मरे पर मरे ना बासु, फूल मर जाते हैं पर उनकी सुगंध नहीं मरती है। ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा कर्म वाला व्यक्ति तो मर जाता है पर उनके कर्म का अभी भी गुणगान होता है। क्या हम महात्मा जी को याद करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। क्या हम बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब को याद करते हैं, नहीं करते हैं? यस गुरुजी। क्या हम भगत सिंह को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं? बताओ यस और नो? यस सर, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, है ना। हम गोडसे को भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए हैं। तो अच्छे या बुरे कर्म के लिए दुनिया हमें याद रखती है। बस आपको याद रखना है भाई कि मरने के बाद भी गाली सुनना है या मरने के बाद सब कोई आपका नाम सम्मान के साथ ले। नेक्स्ट लास्ट लाइन है बच्चों, कवि कहते हैं जो मेरे कृति यानी रचना को पढ़ेगा वह मुझे दो शब्दों में स्मरण जरूर करेगा, यानी उन्हें याद जरूर करेगा। सोचो कितना कॉन्फिडेंस है कवि को अपनी रचना पर, कितना कॉन्फिडेंस है कि जो भी मेरी कविता को पढ़ेगा वो मुझे याद रखेगा। मैं चाहता हूं बच्चों कि मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि जब मैं मरूं तो मैं ये कहूं कि मेरे बच्चे कम से कम मुझे जीवन में जब भी सफल होंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे। क्या आप लोग याद करोगे? मुझे बताओ 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 है ना। क्या आप लोग मुझे याद करोगे जब आप सरकारी नौकरी पालोगे, जब आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, कोई व्यक्ति नेता बनेगा, कोई सिविल सर्विस में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कुछ भी करोगे, याद करोगे ना मुझे? जरूर याद करना। आपका गुरु यही चाहता है कि आप लोग जरूर मुझे याद करना कि भाई कोई बंदा था जो 9:30 बजे रात को आता था, हम लोगों को हिंदी पढ़ाता था है ना। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि थे जो ये इच्छा रखते थे कि उन्हें उनकी कविता के लिए दो शब्दों में जरूर याद किया जाएगा, उनकी कविता के लिए उन्हें जीवन में याद किया जाएगा? ऐसे कौन से कवि हैं जो बच्चों ये इच्छा व्यक्त करते थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी ही थे जो ये इच्छा व्यक्त करते थे कि भाई मुझे याद रखा जाएगा। अब है आप लोगों की, है ना, अब मेरे बच्चे, अब आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। अब 21 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है, हो जाइए तैयार। टन टन लीजिए भाई, पहला सवाल आप लोगों के लिए 5 करोड़ पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रेम की पीड़ के कवि कौन हैं? निम्नलिखित में से प्रेम के पीड़ की कवि कौन है? 18 और 22 में पूछा है प्रेम के पीड़ का कवि मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी लिखा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा का बोलो या मार्ग का बोलो? कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी? तो अभी मैंने बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी वह प्रेम मार्गी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है करबक, ऑप्शन है छप्पे, ऑप्शन है कवित, ऑप्शन है उषा। तो हमने अभी पढ़ा है करबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी किस भाषा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे? तो आप लोग को याद होगा मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करबक के रचयिता कौन है? तो बच्चों करबक अभी हम पढ़ रहे हैं, करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, या इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के?
सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, सगुन राम भक्ति शाखा, प्रेम आख्यानक काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था प्रेम आख्यानक। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? अनुमान बताना है। गुरुजी आपने सिखाया था कि जन्म 1492 में और मृत्यु 1548 में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का जन्म स्थान बताइए, कहां उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी में या भागलपुर में? तो आप लोगों को पता है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? हमने बोला पद्मावत, हमने बोला अखरावट, हमने बोला आखिरी कलाम, हमने बोला चित्ररेखा। चार मैंने बोला जो आपको याद करना है, बोलो कौन कौन सा? सर आपने कहा पद्मावत, आपने कहा अखरावट, आपने कहा आखिरी, है ना, आखिरी कलाम, आपने कहा चित्र, आपने कहा चित्र रेखा। ये चार रचना आपने कहा याद रखना है। तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत है, अखरावट है, चित्ररेखा है, जो नहीं है वो है भक्तमाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी की रचना भाषा कौन सी है? हमने अभी पढ़ा अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? हमने काल भी बताया था बच्चों, मैंने बताया था काल पूछे तो भक्ति काल बताना है, तो आंसर होगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो बच्चों पद्मावत अवधी भाषा में रचा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, करबक कहां से लिया गया है? तो मैंने बताया था एक प्यारी सी रचना है पद्मावत, वहीं के दो खंड को स्तुति खंड और उपसंहार खंड को उठा करके बना दिया गया है करबक। तो बच्चों आंसर होगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का पूरा नाम क्या है? जायसी बोले तो पूरा नाम MMJ मलिक मोहम्मद जायसी। तो बच्चों मोहम्मद जायसी गलत है, मलिक मोहम्मद जायसी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ ना कब हुआ था? तो 92 में, 1492 ईस्वी में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? उनके फादर का नाम हमने बोला था MSM, यानी कि मलिक और सौ से शेख और फी से ममरेज। मलिक MS गलत ना, MM गलत है, MSM होना चाहिए। तो बच्चों मलिक शेख ममरेज यानी मलिक राजे अशरफ। नेक्स्ट है बच्चों, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का दो नाम हमने याद किया था, दो नाम जुड़ा था, सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ। सूफी संत शेख मोहिदी, अशरफ तो नहीं था बच्चों, मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर। बच्चों मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, सूफी संत मोहिदी जहांगीर सैयद गलत है, सूफी संत मोहिदी शेख और अशरफ गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब पहला नाम थोड़ा सा छोटा था, शेख मोहिदी सैयद अशरफ। आई थिंक बी नंबर सही होगा, मैं एक बार मैच कर लेता हूं, है ना, बी नंबर सही होना चाहिए। क्या कहती है पब्लिक, बताओ पब्लिक क्या कहती है मेरे बच्चे, बताओ। तो लिखा गया है शेख मोहिदी सैयद अशरफ जहांगीर, शेख मोहिदी 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 शेख मोहिदी। तो मेरे बच्चे लिखा गया है शेख मोहिदी सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी, यानी उनके क्या कार्य थे? ऑप्शन, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किया, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताई, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। जब तीनों सही हो तो उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के क्या नाम है, यानी उनकी जो रचनाएं हैं उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए पद्मावत अखरावट, बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम चित्ररेखा, बिल्कुल सही है, यही तो चार मैंने याद करवाया है। कहरानामा ये भी तो है ना, मसलानामा ये भी है। अगर ए और बी का ऑप्शन नहीं है और डी दिया है सभी, इसका मतलब यही होगा सही, क्योंकि ए और बी तो है नहीं कहीं पर, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे कि करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो करबक को लिया गया पद्मावत से, हम लोगों ने याद कर रखा है। अगला सवाल देखते हैं कि जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? तो मुख्य रस उनका हमने पढ़ाया था श्रृंगार, लेकिन उन्होंने करबक को उनका मुख्य रस था बच्चों श्रृंगार।
क्या था? श्रृंगार। देखो श्रृंगार तो ऐसे होना चाहिए, श्रृंगार है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर सही है, श्रृंगार। नेक्स्ट है बच्चों अगला सवाल, दोनों कर्बक में कौन सा रस है? दोनों कर्बक में भक्ति है, शांत है, भृंगार रस है, हास्य है। बच्चों दोनों में देखो, दोनों में अगर हम देखें तो शांत रस था, शांत रस था बच्चों, शांत। 24 का देखेंगे, 24 का बी नंबर शांत रस है, वहां लिखा गया था ना शांत रस है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। हमने उसमें लिख दिया था आपको कि भैया दोनों में शांत रस देखने को मिलेगा, दोनों में शांत रस है। नेक्स्ट, जायसी ने कैसे ईश्वर को पाया है? कहते हैं ना जायसी ने कैसे ईश्वर को पाया है? ऑप्शन ए, प्रेम की राह से, ज्ञान की आंख से, भक्ति की आंख से, निर्गुण ना निर्गुण संतों की आंख से। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे? प्रेम की राह से, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो जायसी ने ईश्वर को कैसे पाया है? ईश्वर को याद रखना, प्रेम की राह से। प्रेम की राह से मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर को पाया है, क्योंकि वो प्रेम आख्यानक कवि भी थे। आप लोग को पता होगा प्रेम के, है ना, मेरे बच्चे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार मुझे देने के लिए। आप बताओ मुझे कितना सही हुआ आप लोगों का, है ना? 25 में से बच्चों एक ही क्लास है जहां आप YouTube पर डेली जुड़ते हो, मजा आता है ना? एक बार सब लोग सेशन को लाइक करना बच्चों, जितने बच्चे, मैं चाहता हूं अभी 7000 प्लस लाइक्स पूरे होने चाहिए, फटाफट से सब लोग बच्चों लाइक्स करेंगे। और ये एकमात्र ऐसा क्लास है जहां आप YouTube पर क्लास करते हैं, आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, आपको मजा आता होगा। एकमात्र ऐसा क्लास है, तो आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे बच्चे क्लास कैसा लगा, है ना? पहला क्वेश्चन है क्लास कैसा लगा, और लिखने में कंजूसी मत कीजिए, हम इतने मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप लोग लिखते मुझे अच्छा लगता है। क्लास कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। अब कल आने वाला है असली मजा, जब हम लोग कविता पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। और जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं, पहले तो बच्चों सॉरी आज हम क्लास नहीं ले पाए, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, मेरा पता नहीं एकदम अजीब सा महसूस हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं था। कल हम लोग 10 बजे गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो 10 बजे आप लोग मिलना, कहां पर? ऐप के अंदर मिलना, गर्दा उड़ जाएगा कल। और हाँ, मैं आप लोग को क्या कह रहा था ये कि जरूर कमेंट करना, और कल, है ना, आप जुड़ोगे ना, कल सभी को जुड़ना है, रोज जुड़ना है क्लास में 9:30 बजे रात को। अगर आप चाहते हैं आप हिंदी में, आपसे आगे कोई नहीं आगे बढ़ पाए, हिंदी में आपको कोई डर ना हो, हिंदी में सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं है, हमें जीवन का भी सीख मिलता है, ठीक है ना? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, ठीक है? बाय बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है यहाँ, तो अपने दोस्तों को भी बताइए दिशा के बारे में, ठीक है? बाय।